अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1969 में इंसान चांद पर कैसे गए, वहां पर जाने में कितना एक्सपेंस आया और नासा को वहां जाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपोलो नासा का वो वाहिद प्रोग्राम था जिसमें इंसान ने चांद पर जाना था। इसके बाद नासा ने इंसान को कभी भी चांद पर नहीं भेजा। इस प्रोग्राम के लिए नासा ने 4 लाख लोगों को हायर किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे करने के लिए नासा को पूरे अमेरिका के बजट का 4.4% बजट खर्च करना पड़ा, जो बहुत ज्यादा था। और आज नासा सिर्फ 0.5% यूएस गवर्नमेंट का बजट खर्च कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर उस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट इंसानों को चांद पर भेजने के लिए इतना फोकस क्यों कर रही थी। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपोलो मिशन को क्यों शुरू किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तनाव पैदा हो गया। इन दोनों में से हर एक ये साबित करना चाहता था कि उनकी कौम सुपीरियर है। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इन दोनों नेशंस के दरमियान दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई। पॉलिटिकल इख्तलाफात की वजह से इनमें हर एक ने एक दूसरे की कामयाबी को अपनी जिंदगी के लिए खतरे के तौर पर देखा। अमेरिका परेशान था कि अगर सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छा किया तो ये उनकी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का एंड होगा, जब यूएसएसआर की परेशानी थी कि अगर उन्होंने अमेरिका से बेहतर ना किया तो ये कम्युनिस्ट बनने के ड्रीम का एंड होगा। लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को शक के साथ देखा। हर कोई चाहता था कि कहीं वो इस दौर में पीछे न रह जाए और अमेरिका की आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा अलार्म था। 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार कोई सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में भेजने में कामयाब हुआ था, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 का वजन 83 किलोग्राम था, जो अमेरिका के किसी भी भेजे जाने वाले सैटेलाइट के वजन से कई गुना ज्यादा था। और ये जमीन के गिर्द सिर्फ 3 मंथ्स में 1440 दफा घुमा, फिर ये ऑर्बिट में ही रहा। इससे सिग्नल भेजे और लिए गए। सोवियत साइंसदान इसे जमीन के एटमॉस्फेयर और इसके आयनोस्फेयर की डेंसिटी जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जिस रॉकेट से सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था उसका नाम R7 था। इस रॉकेट में 44 लाख न्यूटन के थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने की सलाहियत थी। इसके मुकाबले में अमेरिकन रॉकेट सिर्फ 6,70,000 न्यूटन के थ्रस्ट को ही प्रोड्यूस कर सकते थे। इस खबर ने अमेरिका के लोगों को परेशान कर दिया। इसकी 2 वजूहात हैं। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि ऐसा दौर शुरू होने वाला था जिसमें न्यूक्लियर वॉर का बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स बनाने वाली कौम ने अमेरिकन को परेशान कर दिया था। और इससे ये बात पक्की थी कि इस तरह के रॉकेट से न्यूक्लियर पेलोड्स को ले जाना मुश्किल नहीं था। इस बात का भी शक था कि R7 रॉकेट को एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ही डिजाइन किया गया था। लेकिन अमेरिका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन पर न्यूक्लियर अटैक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनका दूसरी कंट्री से जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेरिकन इस बात से परेशान थे कि सोवियत यूनियन साइंस और टेक्नोलॉजी में उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा था। अमेरिका अपने लोगों को दोबारा से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त के प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपनी आवाम से प्रॉमिस किया कि वो स्पेस की दुनिया में रशिया को पीछे छोड़ देंगे और इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उसको बहुत ज्यादा झटका लगा जब उसको पता चला कि उसे अपने प्रॉमिस पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब 12 अप्रैल 1961 में यूएसएसआर ने स्पेस में पहले इंसान को ले जाने का फैसला किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने रिसर्चर से पूछा कि सोवियत की प्रोग्रेस के बराबर पहुंचने या उनसे आगे निकलने के लिए वो क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब उसी साल में 20 अप्रैल को मिला कि अगर वो स्पेस की रेस में सोवियत यूनियन को हराना चाहते हैं तो उनको उस चीज की जरूरत होगी जो उस वक्त दोनों की सलाहियतों से बाहर है। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए ये टारगेट रख लिया गया कि नासा चांद पर एक इंसान को भेजेगा। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अमेरिकन को अपने रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी को बेहतर करना था। इस मकसद के लिए उनको 50 लाख न्यूटन थ्रस्ट से ज्यादा फोर्स की जरूरत थी, जो हर तरह के रॉकेट के सामान और जरूरी मॉड्यूल्स को उठा सके, जो एक बंदे को चांद पर ले जाए और वापस भी ले आए। लिहाजा इस काम के लिए नासा को और भी ज्यादा बजट की जरूरत थी, जो बड़ी जल्दी से हासिल कर लिया गया। 1961 में नासा को यूएस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए $744 मिलियन दे दिए गए। कुछ सालों के बाद जब बजट की जरूरत और भी ज्यादा हो गई तो फिर नासा को $5 बिलियन का बजट मिलना शुरू हो गया। नासा ने इन फंड्स को अपने ऑपरेशन को फैलाने, लॉन्चिंग के लिए न्यू साइट्स बनाने और मिशन कंट्रोल सेंटर्स पर खर्च किया। इसमें नासा ने न्यू स्टाफ भी हायर किया, साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट के आलात भी खरीदे, जैसे कि वैक्यूम चैम्बर्स जो परफेक्ट वैक्यूम पैदा कर सके। नासा इस बात
पर भी गौर कर रहा था कि एक इंसान को 1960 के शुरू में कैसे चांद पर भेजें। इंसान को चांद पर भेजने की बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से प्लान्स बनाए गए, जिसमें ये कि वो सिर्फ एक ही बड़ा रॉकेट बनाएं जो सीधा चांद पर जाए और वापस भी आ जाए। इस प्लान का नाम डायरेक्ट एस्केंट रखा गया। इन प्लान्स के साथ बहुत सी मुश्किलात थी। किसी रॉकेट का सीधा चांद पर जाना और वापस आना बहुत हैवी होगा और इसके उठाने के लिए बहुत ज्यादा लिफ्ट की जरूरत थी। इसको जमीन और चांद के ऑर्बिट से निकलने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल को ले जाने की जरूरत पड़ेगी और इस एक्स्ट्रा वेट को साथ ले जाना अमेरिका के रॉकेट की कैपेबिलिटी से बढ़ रहा था। दूसरा आइडिया, जिसका नाम दी अर्थ ऑर्बिट रेंडसवियस था, इसमें एक रॉकेट को स्पेस में जाकर तैयार करना था। इस आइडिया में भी प्रॉब्लम्स थीं। इसमें किसी स्पेस क्राफ्ट के किसी हिस्से को ले जाना काफी मुश्किल है और बहुत से रॉकेट्स को लॉन्च करना काफी कॉस्टली और प्रोजेक्ट को पेचीदा कर देगा और स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स को स्पेस में जमा करना भी इजी काम नहीं था। आखिर में नासा ने फैसला किया कि वो बेस्ट एलिमेंट को यूज करेंगे। उनका प्लान ये था कि ऐसा रॉकेट तैयार किया जाए जो खुद से अलग हो सके। उन्होंने इसका नाम ल्यूनर ऑर्बिट रेंडसवियस रखा। इस प्लान में रॉकेट 2 मॉड्यूल्स को ले जाएगा, जिनमें से एक कैप्सूल की तरह का कमांड मॉड्यूल होगा, जबकि दूसरा हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल कहलाता है, जो जमीन के ऑर्बिट के बाहर होता है। ये दोनों मॉड्यूल इकट्ठे चांद की तरफ ट्रेवल करेंगे। ल्यूनर मॉड्यूल जो सारे रॉकेट्स के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, जो कमांडमेंट मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स को इसकी सरफेस पर ले जाएगा। एक दफा जब ये हो जाएगा तो ये उनको वापस रेंडसवियस के साथ कमांड मॉड्यूल तक ले आएगा। जब वो एस्ट्रोनॉट्स और दूसरे सैंपल्स को कमांड मॉड्यूल तक वापस ले आएगा तो कमांड मॉड्यूल अकेला ही जमीन पर वापस आएगा, समंदर में गिर जाएगा। वैसे ये प्रोसेस थोड़ा पेचीदा लगता था, लेकिन इसकी कॉस्ट और वेट थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से काफी सस्ता मॉडल समझा गया। नासा इस प्लान के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग को शुरू कर सकता था। उनको ऐसे रॉकेट्स तैयार करने की जरूरत थी जो काफी बड़े और पावरफुल हों। उनको स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने और अच्छी तरह इस सफर के हर मरहले को टेस्ट करने की जरूरत थी, ताकि इस प्रोग्राम की कामयाबी का यकीन हो जाए। अब अपोलो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। फिर सन 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये सब सिर्फ और सिर्फ रशिया को पीछे करने के लिए किया गया था। आपको